अध्याय 3281 ईश्वर अराजकता पार्टी आक्रमण। उनके आसपास के अंतरिक्ष में एक बड़ा बिजली का तूफान उठ रहा था। तरह तरह के रंग बह रहे थे, आसमान को ढक रहे थे। जहाज का एक क्रू सदस्य दौड़कर कमरे में आया। वो चौंककर चिल्लाया, श्रीमान, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम एक विशाल चुंबकीय तूफान का सामना कर रहे हैं। जहाज नियंत्रण खो रहा है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जहाज की लाइटें बुझ गईं। जहाज अंधेरा हो गया। फिर उन्हें लगा कि जहाज एक तरफ मुड़ गया है। आमतौर पर जहाज में गुरुत्वाकर्षण प्रणाली होती है। अगर जहाज पलट भी जाए तो केबिन जैसी जगह उन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। गुरुत्वाकर्षण में कोई बदलाव नहीं होता। हान सेन को लगा कि जहाज फिसल रहा है। इसका मतलब था कि जहाज में कोई बड़ी समस्या है। गुरुत्वाकर्षण अब काम नहीं कर रहा था। उनकी आंखों में फिर से रोशनी छा गई। जहाज के बाहर चुंबकीय तूफान इतना तेज था कि मानो कोई खिड़की हो। रंग बिरंगी रोशनियां क्रिस्टल जैसी खिड़कियों के पार तक पहुंच रही थीं। जहाज के अंदर अब रंगों की एक चटक छटा थी। वे इतनी तेज थी कि लोग अंधे हो सकते थे। चाहे अंधेरा हो या तेज रोशनी, हान सेन अपनी दृष्टि नहीं खोएगा। क्रिस्टल की खिड़कियों से हान सेन ने देखा कि वह प्रकाश पदार्थ एक प्राणी था। वह एक देव ड्रैगन जैसा दिख रहा था। उसका शरीर पदार्थों के बीच घूम रहा था, लेकिन उसके शरीर का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। दुनिया तोड़ो जानवर। हान सेन ने प्राणी की उपस्थिति देखी और पहचान लिया कि यह क्या था। ये तेजी से आ रहा है। स्काई किंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि वह अपने पीछे आ रहे जानवर को खो चुका है और उसके पास और समय होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रेक वर्ल्ड का जानवर इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। हान सेन ने तो अभी शुरुआत ही की थी। उसकी आधी उपस्थिति अभी खत्म होनी बाकी थी। चलो बस भागते हैं। हान सेन ने डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल जहाज की रक्षा के लिए किया। वो पूरे जहाज के साथ साथ गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना चाहता था। हान सेन ने तुरंत महसूस किया कि वहां का स्थान अजीब था, मानो उसे कोई अजीब शक्ति काट रही हो। वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। झाओ निंग र के शरीर से कुछ अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। उसके पंख फैल गए और उसने दहाड़ लगाए। इस ध्वनि ने तूफान को तो दूर भगा दिया, लेकिन उनके आसपास अभी भी कई तूफान मंडरा रहे थे। दहाड़, एक अजगर की कराह ब्रह्मांड को चीरती हुई निकली। ये झाओ निंग र की आवाज के विपरीत थी, जिससे उसकी आवाज कमजोर हो गई। झाओ निंग र ने अपनी भौहें उठाईं। वो अपनी हृदय की धड़कनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। उसके कुछ कहने से पहले ही पदार्थ का तूफान थमने लगा। जहाज पदार्थ के तूफान से दूर चला गया, लेकिन वे अब एक ही सिस्टम में नहीं थे। वे एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां हर तरफ हथियार थे। सोल्जर नाइफ स्काई। हान सेन और स्काई किंग के चेहरे बदल गए। पूरा जहाज 33 स्काइज में से पहले स्काइज में पहुंच गया था। हान सेन और बाकी लोगों ने ऊपर से हथियारों का जंगल देखा। वहां एक विशालकाय ड्रैगन जैसा दिखने वाला जीव लटका हुआ था। उसका शरीर बिजली से लिपटा हुआ था और एक अजीब इंद्रधनुषी रंगत लिए हुए चमक रहा था। पदार्थ का तूफान जरूर उसी जीव ने पैदा किया होगा। उस ड्रैकोनिक जीव का सिर किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसके लंबे लाल बाल और 3 आंखें थीं। उसका शरीर एक खोल के अंदर था। वह आदमी जैसा दिख रहा था, पर वह आदमी नहीं था। वह कीड़े जैसा दिख रहा था, पर वह कीड़ा नहीं था। वह अजीब आदमी इंद्रधनुषी देवता ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा था। उसने अजीब अंदाज में कहा, हान सेन, स्वर्ग जाने का एक रास्ता है जिस पर तुम चल नहीं रहे हो। नर्क का कोई दरवाजा नहीं है, फिर भी तुम दस्तक दे रहे हो। ईश्वरीय अराजकता पार्टी का दुश्मन होना तुम्हें बिल्कुल मरा हुआ इंसान बनाता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने मरे हुए हो? निंग ए कियू यी और जहाज की रक्षा करो। हान सेन चमकते हुए जहाज से बाहर उड़ गया। मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। स्काई किंग चमकते हुए आकाश में चला गया। तो क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? और अगर आप इतनी कृपा करें तो बताएं कि आप जिस गॉड कैओस पार्टी में सेवा करते हैं उसमें आपका क्या पद है? हान सेन ने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की थी। उसने बस उस अजीब आदमी से ये सवाल पूछे थे। इंद्रधनुषी देवता ड्रैगन एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर था, लेकिन अजीब आदमी ब्रेक वर्ल्ड जानवर नहीं था। मैं गॉड कैओस पार्टी के नेता का शूट शैडो हूं, उस अजीब आदमी ने गर्व से जवाब दिया। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो एक मासूम दर्शक की तरह मुस्कुराया। अगर हमारे नेता का पेट बड़ा न होता तो वह तुमसे पहले ही निपट लेता। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अब तुम गॉड कैओस पार्टी की परीक्षण योजना में दखलंदाजी कर रहे हो। हम तुम्हें एक पल भी जिंदा नहीं रहने देंगे। जाओ और मर जाओ। शूट शैडो बहुत गंभीरता से बोला। उसने इंद्रधनुषी देवता ड्रैगन के सींगों को छुआ।
इंद्रधनुषी देवता ड्रैगन ने अपना शरीर लपेट लिया। इंद्रधनुष जैसा पदार्थ जमीन पर हर जगह फैल गया। हान सेन अब देख नहीं पा रहा था। आकाश राजा ठंडा लग रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति जाग उठी थी, लेकिन उसने उस पदार्थ पर हमला नहीं किया जो हर जगह मौजूद था। जबकि हान सेन सोच रहा था कि स्काई किंग क्या करने जा रहा है, कई हथियार अचानक कराहने लगे। अगले ही पल अनगिनत हथियार अंतरिक्ष को चीरते हुए उभरे, मानो उल्टी बारिश हो रही हो। वे जमीन से ऊपर आए और आकाश में मौजूद पदार्थ को चीरते हुए ऊपर आए। हान सेन ने आसमान की तरफ देखा। जहां भी देखो हथियारों से भरा पड़ा था। उसे एक झटका लगा। ये सैनिक चाकू आकाशीय हथियार थे। आकाशीय राजा के लिए अनगिनत हथियार मौजूद थे और वे भयानक शक्ति के साथ फट रहे थे। वे पदार्थ के तूफान पर लगातार प्रहार कर रहे थे। पदार्थों ने कई हथियार नष्ट कर दिए, लेकिन और भी हथियार अंतरिक्ष को चीरते हुए उन पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी धारा अंतहीन थी। पदार्थों का तूफान कमजोर पड़ गया। स्काई किंग सोल्जर नाइफ स्काई के जीन हथियार जीन रेस को नियंत्रित कर सकता है। हान सेन को अजीब लगा। हान सेन ने झाओ निंग र को गॉड कैओस पार्टी के चंगुल से छुड़ाने में मदद की। गॉड कैओस पार्टी ने अभी तक स्काई किंग की आत्मा को छूने के अलावा कुछ नहीं किया था। गॉड कैओस पार्टी ने तुरंत एक बूढ़े नेता और एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर को उसके पीछे भेज दिया। इसका मतलब था कि स्काई किंग गॉड कैओस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो शायद झाओ निंग र से ज्यादा महत्वपूर्ण था। स्काई किंग सोल्जर नाइफ स्काई में मौजूद हथियारों को नियंत्रित करने में सक्षम था। इससे हान सेन को आश्चर्य हुआ कि स्काई किंग की आत्मा विशेष थी या नहीं। अपने पिछले जन्म में वो प्राचीन शैतान के 8 सेनापतियों में से एक था। उसकी पहचान चौंकाने वाली थी। हो सकता है कि उसका 33 आसमानों से भी कोई संबंध रहा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये समझाना मुश्किल होता कि स्काई किंग के पास सोल्जर नाइफ स्काई में मौजूद हथियार जीन जातियों को नियंत्रित करने की क्षमता कैसे थी। अपने पिछले जन्म में उसकी सबसे शक्तिशाली शक्ति को 33 आसमानी शक्ति कहा जाता था। इसके संयोग होने की संभावना कम थी। पदार्थ का तूफान थम गया था। इंद्रधनुषी देवता ड्रैगन और शूट शैडो का शरीर फिर से प्रकट हो गया। अभी तुम्हारे पास हमें मारने लायक ताकत नहीं है। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम जाकर किन शियाओ से मदद मांगो। स्काई किंग ने शूट शैडो की तरफ देखा। अनगिनत हथियार शूट शैडो और इंद्रधनुषी देवता ड्रैगन पर निशाना साध रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर स्काई किंग अपने दिमाग का इस्तेमाल करे तो वो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। शूट शैडो को जरा भी डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि ऐसा होने वाला है। लिन जिन, मुझे डर है कि तुम बहुत जल्दी घमंडी हो गए हो, शूट शैडो ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अचानक इंद्रधनुषी देवता ड्रैगन का सिर पकड़ लिया। वो दुष्ट लग रहा था और अजीब तरह से चिल्लाया, आओ लाइट स्ट्रीम, उन्हें अपनी असली ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट पावर दिखाओ। शूट शैडो की गर्जना की आवाज के साथ इंद्रधनुषी देवता ड्रैगन का शरीर चमक उठा। वो एक प्रकाश धारा ड्रैगन भाले में बदल गया जो शूट शैडो के हाथों में था। आकाश राजा जड़वत सा लग रहा था। प्रकाश धारा वाले ड्रैगन भाले की उपस्थिति ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। यह इस बात का संकेत था कि उसे खतरे का आभास हो रहा था। आखिर स्काई किंग एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली इंसान हुआ करता था। जैसे ही उसका दिल धड़का, उसने तय कर लिया कि उसे पहले वार करना होगा। वो शूट शैडो को दबाना चाहता था। स्काई किंग ने ये जीवन केवल 10 वर्षों तक जिया था और ज्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन हाल ही में उसे अपनी जीवन आत्मा प्राप्त हुई थी और उसे अपने पिछले जीवन की यादें वापस मिल गई थी। हालांकि वह साम्राज्यों के ब्रह्मांड में ज्यादा कौशल नहीं ला पाया था, फिर भी उसकी जीवन आत्मा ही उसकी मुख्य युद्ध शक्ति थी। वह झाओ निंग र से अलग था। आकाश राजा अभी तक अपनी जीवन आत्मा के साथ पूरी तरह से एकाकार नहीं हुआ था। प्रकाश धारा ड्रैगन भाला भी ऐसा नहीं कर पाया था। वो चू युआन के लगभग समान स्तर का था। वो एक शुरुआती ब्रेक वर्ल्ड व्यक्ति था। एक राक्षस जैसी दिखने वाली परछाई स्काई किंग के पीछे थी। वो एक खाली परछाई में बदल गई जो उसे जला रही थी। अचानक उसने उसे दुनिया तोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसका शरीर कई परतों से गुजरा जो अजीब तरह से शूट शैडो पर दिखाई दी। उसने शूट शैडो के सींगों पर पैर रख दिया। तुम बहुत धीमे हो, शूट शैडो ने ठंडे स्वर में कहा। किसी तरह प्रकाश धारा वाला ड्रैगन भाला पहले ही ऊपर उठ चुका था। वो स्काई किंग के पैरों की ओर बढ़ रहा था। स्काई किंग के पैर छिद गए थे। उसका पूरा शरीर एक परछाई में बदल गया। उसी समय शूट शैडो के पीछे एक और स्काई किंग साया प्रकट हुआ। आग से जलता हुआ एक हाथ चुपचाप पीछे से शूट शैडो के दिल पर चला गया। कितना डरावना आदमी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो उसी आदमी का पुनर्जन्म है। तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना ही दिया था।
लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारी शक्ति बहुत कमजोर है। स्काई किंग का हाथ वार करने ही वाला था। शूट शैडो ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक बुरी रोशनी चमक उठी। हालांकि यह असंभव लग रहा था, लेकिन प्रकाश धारा वाला ड्रैगन भाला अचानक आकाश राजा के सामने प्रकट हुआ। भाले ने उसके हाथ पर वार किया। स्काई किंग जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता, इसलिए उसने हिचकिचाना बंद कर दिया। उसके हाथों में एक डरावनी शक्ति फूट पड़ी। उसने प्रकाश धारा वाले ड्रैगन भाले से आ रही शक्ति पर प्रहार किया। उसने सोचा था कि एक भयानक शॉकवेव विस्फोट होगा। दोनों शक्तियों के एक दूसरे से टकराने के बाद कोई आवाज नहीं हुई। स्काई किंग का हाथ प्रकाश धारा वाले ड्रैगन भाले पर आ गया। सबसे अजीब बात यह थी कि स्काई किंग का शरीर रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोशनी में बदल रहा हो। स्काई किंग मानो अपने शरीर को हिलाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो। वह कांपता रहा। अचानक आकाश राजा दहाड़ा। सैनिक चाकू आकाश के सारे हथियार एक बाढ़ की तरह उठे और आकाश और जमीन को ढक लिया। वे सब छाया को मारने के लिए दौड़ पड़े। शूट शैडो का चेहरा नहीं बदला। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। लाइट स्ट्रीम ड्रैगन भाले ने उसके सामने के कुछ हथियारों को रोक दिया, लेकिन फिर हथियार स्काई किंग जैसे हो गए। वे लाइट स्ट्रीम ड्रैगन भाले में समा गए। अगले ही पल कुछ और भी अजीब हुआ। चाहे कितने भी हथियार आए, ड्रैगन भाले को छूते ही वे उसमें समा जाते। फिर वे हथियार दूसरे हथियारों को भी अपने में समा लेते। एक पल में अनगिनत हथियार जीन प्रजातियां भाले में समा गईं और मकड़ी के जाले जैसी दिखने लगी। वे सब कांप रहे थे और भागने में असमर्थ थे। वे शूट शैडो के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। यह व्यर्थ है, शूट शैडो ने हंसते हुए कहा। अगर तुम ड्रैगन भाले की शक्ति में फंस गए हो तो बच नहीं सकते। कोई भी प्राणी भाले की शक्ति से बच नहीं सकता। अगर नेता को तुम्हारी जिंदा जरूरत न होती तो तुम पहले ही मर चुके होते। हान सेन ने स्काई किंग के चेहरे की तरफ देखा। उसे पता था कि उसके पास भागने की शक्ति नहीं है। उसने अपनी इंच ग्रे तलवार निकाली और अपनी डोंगशुआन सूत्र की दुनिया तोड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया। शूट शैडो ने हान सेन की तलवार को देखा। उसने होंठ सिकोड़े और कहा, मिस्टर एल्डर की तलवार अविनाशी है। अफसोस की बात है कि आजकल इसका मालिक नेता नहीं रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मालिक कौन है, जब तक ये लोगों को मार सकता है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी तलवार है। हान सेन ने तलवार निकाली और वार किया। उसने अपनी सुपर स्पैन शक्ति का इस्तेमाल किया। लाइट स्ट्रीम ड्रैगन भाले की शक्ति अजीब थी। हान सेन कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहता था। वो शूट शैडो को एक ही वार में मारना चाहता था और उसका काम तमाम करना चाहता था। शूट शैडो ने अपना प्रकाश धारा वाला ड्रैगन भाला लहराया। मकड़ी के जाले जैसे हथियारों का समूह हिलने लगा। उन्होंने इंच ग्रे तलवार को रोक दिया। कच्चा सुपर स्पैंक शक्ति ने तलवार की हवा को इकट्ठा किया। इसने जीन जाति के हथियारों की दीवार को तुरंत ध्वस्त कर दिया, मानो वो बांस के जंगल को चीर रही हो। वो शूट शैडो पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। शूट शैडो ने लड़ने के लिए अपना भाला उठाया। इंच ग्रे तलवार ने लंबे भाले के डंडे पर वार किया। वो बेहद शक्तिशाली खंभा, जो ड्रैगन के शिल्कों से ढका हुआ लग रहा था, इंच ग्रे तलवार से कट गया, पर टूटा नहीं। लगभग उसी समय हान सेन ने इंच ग्रे तलवार में एक अजीब सी शक्ति का संचार महसूस किया। इससे उसका शरीर बहुत कोमल और सुन्ना हो गया। वह भाले की ओर खींचा जा रहा था। उसके अंदर की शक्ति प्रकाश में बदल गई। वो दूर जा रही थी। वो प्रकाश धारा वाले ड्रैगन भाले पर जमा हो गई। शूट शैडो भी इससे हैरान था। प्रकाश धारा वाले ड्रैगन भाले का घाव देखकर उसे राहत मिली। उसे अजीब सी हंसी आ गई। सौभाग्य से तुम इंच ग्रे तलवार की शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम कर पाते तो यह मेरे लिए बहुत खतरनाक होता। अभी ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो तो तुम जिंदा रहोगे। अगर मैं चाहता हूं कि तुम मरो तो तुम मरोगे। मिस्टर एल्डर सिर्फ लिन जिन को जिंदा देखना चाहते थे। उन्होंने तुम्हें जिंदा रखने के बारे में कुछ नहीं कहा। हान सेन उस आदमी की बकवास सुनने के मूड में नहीं था। उसने ड्रैगन भाले की अजीबोगरीब चूषण शक्ति से बचने के लिए शक्ति इकट्ठा की। जितना ज्यादा वह संघर्ष करता, भाला उसे उतनी ही जोर से अपनी ओर खींचता। वो जितनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करता, उसका शरीर उतना ही ज्यादा महसूस करता। उसकी शक्ति खत्म होती जा रही थी। हान सेन ने रक्त नाड़ी सूत्र और डोंगशुआन सूत्र की विश्व भंजन शक्तियों का इस्तेमाल किया। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था। इससे और भी शक्तियां उसे छोड़ देती। छटपटाना बंद करो। विरोध करने की कोशिश करना बेकार है। कोई भी जीवन शक्ति जो प्रकाश धारा वाले ड्रैगन भाले को छू लेगी, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी।
आपकी ऊर्जा जितनी ज्यादा मजबूत होगी, ड्रैगन भाले के लिए उतना ही बेहतर होगा। ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि ड्रैगन भाले की ब्रेक वर्ल्ड रेटिंग केवल 36% है, फिर भी अगर 60% ब्रेक वर्ल्ड रेटिंग वाला कोई ब्रेक वर्ल्ड एलीट भी इसे छू ले, तो भी वो इसकी शक्ति से बच नहीं पाएगा। शूट शैडो अजीब तरह से हंसा और पूछा, तुम यही इंतजार क्यों नहीं करते और इसे खुद को पूरी तरह चूस लेने देते? हान सेन ने भौहें चढ़ाई और कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, डोंगशुआन सूत्र के सुपर स्पैंक से हमला करने से लाइट स्ट्रीम ड्रैगन भाले को अच्छा नुकसान पहुंचा। इसका मतलब है कि डोंगशुआन सूत्र की शक्ति ड्रैगन भाले की शक्ति को नष्ट कर सकती है। ड्रैगन भाले को छूने के बाद तलवार ऐसा महसूस होती है जैसे उसे उससे चिपका दिया गया हो। मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर डोंगशुआन सूत्र की शक्ति ज्यादा मजबूत होती, तो शायद मैं किसी देव अस्त्र से ड्रैगन भाले को तोड़ सकता। हान सेन ने डोंगशुआन सूत्र की विश्व विनाशक शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। इसके बावजूद वो ड्रैगन भाले की चूसने वाली शक्ति से बच नहीं सका। अगर मैं अपने डोंगक्सुआन सूत्र की विश्व विनाशक शक्ति को 30% पर इस्तेमाल करके उसे ठोस बना सकूं, तो ड्रैगन भाले को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। डोंगक्सुआन सूत्र की विश्व विनाशक शक्ति को 30% पर चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? हान सेन नाराज था। डोंगशुआन सूत्र ने अभी अभी दुनिया को तोड़ा था। वो इसे 30% तक ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। ड्रैगन भाले की शक्ति से जकड़े जाने से असली ईश्वरीय आत्मा भी नहीं बच सकती। तुम्हें बस मान जाना चाहिए। शूट शैडो ने एक हाथ से ड्रैगन भाला पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से एक अजीब काली शक्ति उत्पन्न हुई। काली छाया जैसी दिखने वाली शक्ति ड्रैगन भाले से नहीं आई थी। ये शूट शैडो की ब्रेक वर्ल्ड शक्ति थी। उस जमाने में गॉड कैओस पार्टी और गॉड स्पिरिट्स अलग हो गए थे। उन्होंने आखिरी जीनो हॉल लीडर को भी ब्रह्मांड को रिबूट करने के लिए मजबूर कर दिया था। इससे ही पता चलता है कि गॉड कैओस पार्टी कितनी डरावनी थी। जो कुलीन वर्ग रिबूट से बच पाए, वे सभी डरावने अस्तित्व वाले थे। हालांकि उनकी शक्तियां उनकी सर्वोत्तम स्थिति में वापस नहीं आ सकी, लेकिन वे सामान्य प्राणी नहीं थे। शूट शैडो के हाथ हान सेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसकी शक्ति प्रकाश धारा वाले ड्रैगन भाले में फंसी हुई थी। वो उसे रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सका। शूट शैडो के काले ज्वाला आवरण वाले हाथ ने हान सेन पर हमला नहीं किया। हान सेन पर भी कोई शक्ति नहीं पड़ी, लेकिन उसकी गर्दन पर 5 उंगलियों के निशान पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की हो। हान सेन की परछाई को देखते ही एक काली भुजाओं वाली परछाई उसकी गर्दन पकड़े हुए दिखाई देती। तुमने बरी पाथ गॉड को हरा दिया। मुझे लगा था कि तुम कोई महान व्यक्ति हो, फिर भी तुम बस इतना ही कर पाए हो। बरी पाथ गॉड अब सचमुच बेकार हो रहा है। शूट शैडो के हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा हो, लेकिन हान सेन की गर्दन ऐसी लग रही थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी त्वचा धंसने लगी थी। मैं कोई कूल इंसान नहीं हूँ, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर बर्फ के रंग का हो गया। उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे बर्फ गिर रही हो। उसकी त्वचा बर्फ जैसी थी। वो सचमुच पवित्र लग रहा था। उसका चेहरा भी बदलने लगा। उसके चेहरे की बनावट बहुत साफ और स्पष्ट थी, लेकिन वो स्त्रैण नहीं लग रही थी। उसके पूरे शरीर से एक पवित्र प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई पवित्र देवता बर्फ की दुनिया से निकलकर आया हो। हान सेन को ऐसी हालत में देखकर जहाज पर मौजूद झाओ निंग र को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना पवित्र दिखने वाला कोई इंसान कैसे हो सकता है। शूट शैडो ठंडी हंसी, लेकिन उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई। हान सेन के शरीर से एक पवित्र प्रकाश निकला जिससे उसकी परछाई धुंधली पड़ गई, फिर उसे मिटा दिया गया। ये कैसे संभव है? शूट शैडो एल्डर चिल्लाया। उसने हान सेन को सदमे में देखा। इस दुनिया में इतनी शुद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? काली परछाई भी इसका साथ नहीं दे सकती। यहाँ तक कि 12 विनाश वर्गों के प्रमुख देवता, प्रकाश देवता, भी ऐसा नहीं हो सकते। शुद्ध उसकी शक्ति उसे दुनिया की परछाइयों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती थी। अब हान सेन का शरीर इतना पवित्र था कि उसकी परछाई भी नहीं पड़ सकती थी। इसने शूट शैडो की शक्ति को पूरी तरह से गायब कर दिया। अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार भी नहीं है। प्रकाश और अंधकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकाश देवता पवित्र नहीं है। क्या तुम यह नहीं समझते? हान सेन ने शांति से शूट शैडो एल्डर को देखा। इंच ग्रे तलवार पकड़े हुए हाथ में शक्ति का संचार होने लगा। ब्रेक वर्ल्ड मोड में जेट्सकिन ने एक डरावनी शारीरिक शक्ति का निर्माण किया। डोंगशुआन सूत्र और रक्त पल्स सूत्र की ब्रेक वर्ल्ड शक्ति के साथ तीनों ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थीं। इसने हान सेन को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। कच्चा पहले ड्रैगन भाले ने उसे रोक दिया था। इंच ग्रे तलवार जो हिल नहीं पा रही थी,
फिर से हिलने लगी। उसने भाले के तने को दूर धकेल दिया। भाले के तने में एक दरार पड़ गई। हान सेन की विश्व तोड़ने वाली शक्ति ठोस नहीं थी, लेकिन 3 विश्व तोड़ने वाली शक्तियों ने शक्ति का एक ऐसा भंडार बनाया जो उसके विरोधियों को दबाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ड्रैगन भाले की शक्ति पहले से ही ठोस थी, लेकिन वह हान सेन का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह इंच ग्रे तलवार की तीक्ष्णता पर निर्भर नहीं था, न ही इसके लिए किसी शक्तिशाली प्रहार की आवश्यकता थी। ये तो बस शक्ति का शुद्ध प्रहार था। एक तेज तलवार लकड़ी को आसानी से काट सकती थी, एक हथौड़ा पत्थर की स्लेट को आसानी से तोड़ सकता था। अगर तलवार लकड़ी को छू भी जाए तो उस पर निशान छोड़ना मुश्किल होता था। अगर हथौड़े को पत्थर की स्लेट पर रखा जाए तो उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होती थी। हान सेन पूरी ताकत से काम ले रहा था। वो एक विशाल कॉम्पैक्टर मशीन की तरह था जो सब कुछ कुचल सकता था। असंभव, तुम्हारी विश्व शक्ति अभी ठोस नहीं है। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकती है? ये कैसे संभव है? शूट शैडो ने ड्रैगन भाले को इंच ग्रे तलवार से टूटते देखा। वो बहुत हैरान था। यद्यपि ब्रेक वर्ल्ड रेटिंग ने पूर्ण शक्तियों में अंतर को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया, लेकिन जब ड्रैगन भाले की शक्ति कम हो गई तो यहां तक कि ड्रैगन भाले से अधिक ब्रेक वर्ल्ड रेटिंग वाली कोई भी चीज उसकी पकड़ से बच नहीं सकी या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। फिर भी हान सेन उसे दबाने में कामयाब रहा था। वो शक्ति कितनी डरावनी थी। शूट शैडो ने ड्रैगन भाले को पकड़ने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया। अब उसे दोनों हाथों से ड्रैगन भाले को पकड़ना था। उसने हान सेन से लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति ड्रैगन भाले में झोंक दी। फिर भी शूट शैडो के हाथ कुचले जा चुके थे। शाफ्ट में दरारें और गहरी होती जा रही थी। इंच ग्रे तलवार का ब्लेड और गहरा धंस गया। शाफ्ट का आधा हिस्सा कट गया था। 33वें आसमान में बरी पाथ गॉड और गॉड कैओस पार्टी के कई अन्य सदस्य इस लड़ाई को देख रहे थे। एक डरावने जीव ने कहा, लगता है शूट शैडो मरने वाला है। क्या हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? हम उसकी मदद क्यों करेंगे? एक और प्राणी ने पूछा। उसने हार मान ली और किन शियू का साथ देने का फैसला किया। अगर वो यहीं मर जाए तो हमारे लिए अच्छा है। तुम ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार ये 33वां आसमान है। अगर शूट शैडो यहां मारा गया तो भी यह हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। डरावने जीव ने हिचकिचाते हुए कहा। इसके अलावा अगर हम शूट शैडो को नहीं बचाएंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। किन शियाओ अब हमारा इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे लिए काम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, बरी पाथ भगवान? सभी डरावने जीव बरी पाथ भगवान की ओर देखने लगे। बरी पाथ गॉड ने शीशे में चल रही वीडियो स्ट्रीम देखी। उसने ठंडे स्वर में कहा, बस शूट शैडो ही काफी है। उसकी मौत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लिन जिन में दिलचस्पी है। हालांकि किन शियू ने हमें उतनी ही जीवन आत्माएं दी, फिर भी यह उचित लगता है। मुझे हमेशा लगता था कि उनके पास जो जीवन आत्माएं थीं, वे हमारे पास मौजूद जीवन आत्माओं से अलग थीं। कुछ देर रुकने के बाद बरी पाथ गॉड ने स्काई किंग की ओर देखा और आगे कहा, और तो और झाओ निंग र वाली घटना के बाद किन शियू ने पलक तक नहीं झपकाई। अब लिन जिन के साथ कुछ घटित होने के बाद किन शियू शूट शैडो और स्ट्रीम लाइट ड्रैगन भाला भेजने को तैयार हो गई। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? एक डरावने जीव ने सोचा, बरी पाथ गॉड सही कह रहा है। ये बहुत अजीब है। क्या किन शियू को हम पर भरोसा नहीं है? क्या इसीलिए उसने हमें कमजोर जीव दिए हैं? मैं भी इसका उत्तर जानना चाहता हूं। बरी पथ देवता ने आकाश राजा की ओर देखा। कच्चा इंच ग्रे तलवार ने ड्रैगन भाले को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ड्रैगन भाला बन चुका प्रकाश धारा वाला ड्रैगन जानवर टूट गया। उसकी शक्ति वापस शूट शैडो में चली गई। जब ड्रैगन भाला टूट गया तो उस ड्रैगन भाले ने, जिसने सारे हथियार और स्काई किंग छीन लिए थे, अपने सभी बंदियों को आजाद कर दिया। हान सेन के दिमाग में एक आवाज गूंजी। यह एक ऐसी ध्वनिक ध्वनि थी जो उसने बहुत समय से नहीं सुनी थी। ब्रेकवर्ल्ड जानवर का शिकार, लाइट स्ट्रीम गॉड ड्रैगन। लाइट स्ट्रीम गॉड ड्रैगन जानवर की आत्मा मिली। ब्रेकवर्ल्ड जीन मिला। टूटे हुए ड्रैगन भाले से एक आंसू के आकार का क्रिस्टल गिरा। हान सेन ने क्रिस्टल को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में इंच ग्रे तलवार से शूट शैडो पर वार करता रहा। शूट शैडो चौंक गया। उसका शरीर साए में बदल गया। उसने भागने की कितनी भी कोशिश की, वह हान सेन की इंच ग्रे तलवार से बच नहीं सका। मानो तलवार ने उसे जकड़ लिया हो। इंच ग्रे तलवार शूट शैडो के सिर पर वार करने ही वाली थी। हालांकि वह ब्रेक वर्ल्ड का एक विशिष्ट व्यक्ति था, फिर भी वह शायद इंच ग्रे तलवार की तेज धार को रोक नहीं पाया। बज़्ज़ट, जैसे ही तलवार के गिरने की आवाज सुनाई दी, एक तलवार की रोशनी प्रकट हुई। मानो वह अनंत काल को भेदती हुई आए हो।
वह इंच ग्रे तलवार की धार पर आ गिरी। हान सेन स्तब्ध रह गया। उसने उस तलवार के वार को पहचान लिया। सपनों में उसने कई बार इस तलवार से लड़ाई लड़ी थी। ये वही तलवार थी जो बड़े आकाशीय दानव ने उसे दिखाई थी। उसने उसे कई बार सपनों में ये तलवार दिखाई थी। जब हान सेन ने पहली बार हकीकत में ये तलवार देखी तो वह डर गया। फिर भी उसके अंदर दृढ़ संकल्प था जिसने उसे पीछे हटने से रोक दिया। एक अद्भुत शक्ति का विस्फोट हुआ। हान सेन ने चाकू की जगह तलवार का इस्तेमाल किया। उसने अपनी तलवार से वार किया, उस तलवार की रोशनी की ओर जो ऐसी लग रही थी मानो किसी भी चीज को चकनाचूर कर सकती हो। डोंग! हान सेन और इंच ग्रे तलवार की रोशनी से पीछे की ओर गिर पड़े। तलवार की रोशनी की शक्ति यहीं नहीं रुकी। वह इंच ग्रे तलवार को दबाने की कोशिश करती रही। धमाका! हान सेन का शरीर हथियारों के जंगल से टकराया। उसने जमीन में 10,000 मील लंबी एक खाई बना दी। कई हथियार जनित प्रजातियां इससे टकराकर इधर उधर उड़ गईं। खाई के अंत में एक विशाल पत्थर का गड्ढा दिखाई दे रहा था। हान सेन दोनों हाथों में इंच ग्रे तलवार लिए पत्थर के हॉल में खड़ा था। उसका शरीर डोंगशुआन कवच से सुसज्जित था। उसके दस्ताने टूटने लगे थे। उसके हाथों के पास और भी दरारें दिखाई देने लगीं। उसकी उंगलियों पर लगे कवच के टुकड़े गिरने लगे। तलवार की रोशनी अभी भी इंच ग्रे तलवार के सामने थी। एक जोरदार दबाव ने इंच ग्रे तलवार को इंच पीछे धकेल दिया। हान सेन की तलवार कांप रही थी जब उसने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। आखिरकार उसे तलवार का अनुभव हो गया था, इसलिए अब उसे उसकी असली ताकत का एहसास हो गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विशाल आकाशीय दानव, जो एक दुष्ट प्राणी था, को इससे भारी नुकसान पहुंचा था। बड़े आकाश दानव की विश्व तोड़ने की दर 90% थी। हान सेन का शरीर अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंग टूट रहे हों। तलवार की रोशनी भी कमजोर नहीं हुई थी, वह और तेज होती जा रही थी। दहाड़! हान सेन ने किसी जानवर जैसी दहाड़ लगाई। वह अचानक अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में चला गया। उसके हाथों में इंच ग्रे तलवार में एक सफेद शक्ति विकसित हो गई। वह थोड़ा पीछे हटा और तलवार की रोशनी को नीचे गिरा दिया। आखिरकार उसने तलवार की रोशनी को झटक दिया। जाओ! हान सेन ने दांत पीसते हुए जहाज की ओर दौड़ा। उसने अंतरिक्ष में मुक्का मारा और चीर डाला। उसने सोल्जर नाइफ स्काई और राज्यों के ब्रह्मांड में एक रास्ता बना लिया। उसने जहाज को दूर धकेल दिया और उसके साथ रहा। स्काई किंग ने हान सेन की चीख सुनी और उसे ऐसा करते देखा। उसकी भी हिम्मत नहीं हुई रुकने की। वह भी सुरंग में भाग गया। क्या तुम भागना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। शूट शैडो अजीब तरह से चिल्लाया। वह अनगिनत डरावनी परछाइयां बन गया। वह हान सेन, स्काई किंग और जहाज को मारने की कोशिश करता रहा। स्काई किंग की परछाई रुक गई। परछाइयों से निपटने के लिए उसे हुनर का इस्तेमाल करना पड़ा। हान सेन घायल हो गया था। उसने सुरंग तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जहाज को आगे बढ़ाया, लेकिन परछाइयों से निपटने के लिए उसके पास कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं थी। डिंग! संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह एक लहर की तरह थी जो परछाइयों को दूर भगाने में मदद कर रही थी। एक फीनिक्स हेडहॉप जहाज से उड़कर बाहर आया। वह हान सेन के पीछे तैर रहा था। तार अपने आप हिल रहे थे। उससे डरावनी हॉप ध्वनियां निकलती रहीं। हान सेन ने खुद को सैनिक चाकू वाले आकाश से बाहर निकाला। उसने फीनिक्स के सिर वाली वीणा पकड़ ली। उसका शरीर जहाज पर चमक उठा। उसने झाओ कियुई को पकड़ लिया और आकाशगंगा टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके दूर चला गया। गॉड कैस पार्टी हान सेन और झाओ निंग र के पीछे पड़ी थी। अगर वे जहाज पर न होते तो जहाज पर मौजूद लोग ज्यादा सुरक्षित होते और उन्हें जीने की इजाजत मिलती। हान सेन ने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया, हालांकि उसका खून बहता रहा। हालांकि यह रक्तनाड़ी सूत्र की शक्ति थी, फिर भी वह खून को रोक नहीं सका। यह पता नहीं था कि वे कितने सिस्टम में टेलीपोर्ट हुए। जब हान सेन टेलीपोर्टेशन से हुए नुकसान को और बर्दाश्त नहीं कर सका तो वह अंतरिक्ष में गिर गया। तलवार की रोशनी मानो उसे घेरे हुए थी। वह अंतरिक्ष को चीरती हुई नीचे आ गिरी। हान सेन अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड चालू नहीं रख पा रहा था। उसका शरीर घायल हो गया था। तलवार की रोशनी नीचे गिरते ही उसके मन में कई विचार आने लगे। फीनिक्स हेडहॉप का तार हिल रहा था। संगीत इतना तेज था कि मानो कोई तूफान और तेज गड़गड़ाहट हो रही हो। इससे तलवार की रोशनी पर आघात तरंगें उठ रही थीं। तलवार की रोशनी लहरों पर वार करती हुई किसी तेज धार जैसी थी। उसने ध्वनि तरंग की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। वह नीचे की ओर वार कर रही थी, फीनिक्स के सिर वाले वीणा को काटने की कोशिश कर रही थी। हान सेन ने कल्पना की कि झाओ निंग र को मार सकता है।
उसकी दुनिया तोड़ने की क्षमता 60% से ज्यादा थी, लेकिन वह इतनी ताकत का सामना नहीं कर सकती थी। जब उसने तलवार की रोशनी को छुआ तो हान सेन को लगा कि तलवार की रोशनी में एक ऐसी शक्ति है जिससे वह परिचित था। ये काले क्रिस्टल कवच की शक्ति थी। काले क्रिस्टल कवच ने हान सेन के बचपन में बार बार उसकी मदद की थी। अब यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया था। यह एक कटाई करने वाले दरांती की तरह था जो लोगों को मार डालता था। हान सेन जानता था कि उसे एक दिन इससे पार पाना ही होगा, वरना वह किन शियू से काला क्रिस्टल कवच वापस नहीं ले पाता। अगर वह ऐसा नहीं करता तो जिंदा नहीं बच पाता। तलवार की रोशनी वीणा से टकराए और वीणा टूट गई। वह तलवार की रोशनी का पीछा करने से खुद को नहीं रोक पाए। तलवार की रोशनी वीणा पर गिरने ही वाली थी। हान सेन गुर्राया। इंच ग्रे तलवार कांप उठी। उसके शरीर की कोशिकाएं कांप रही थीं और रो रही थीं। हान सेन के पास और कोई चारा नहीं था। उसे तलवार उठानी ही थी। उसे जीना था। ऐसा करने का एकमात्र तरीका था लड़ना। क्या तुम चाहते हो कि मैं, हान सेन, मर जाऊं? यह इतनी आसानी से नहीं होता। हान सेन का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन एक अजीब सी शक्ति का विस्फोट हुआ। ये जीन की कहानी की शक्ति थी। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो ये जीन की कहानी की शक्ति का उल्टा रूप था। जीन की कहानी की शक्ति युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थी। युद्ध शक्ति में वृद्धि इतनी प्रबल नहीं थी। जीन्स की कहानी का उल्टा संस्करण अलग था। जीन्स की कहानी के उलट संस्करण में एक विनाशकारी शक्ति थी। हान सेन ने इसे बस एक सेकंड के लिए चलाया और वह लगभग उड़कर मर गया। वह शक्ति कितनी डरावनी थी। हान सेन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसे जीन्स की कहानी के उलट संस्करण का इस्तेमाल करके देखना था। उसे देखना था कि पहले उसका शरीर फटेगा या तलवार। उसे यकीन नहीं था कि जीन की उल्टी शक्ति तलवार की रोशनी से लड़ पाएगी या नहीं। हान सेन को नहीं पता था कि इस कार्रवाई का क्या नतीजा होगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। किन शियू की तलवार बहुत मजबूत थी। ये सिर्फ किन शियू की ताकत का प्रदर्शन नहीं था। उसने काले क्रिस्टल का कवच भी पहना हुआ था, जो आसमान के विपरीत था। काले क्रिस्टल कवच का पूर्व मालिक होने के नाते हान सेन जानता था कि काला क्रिस्टल कवच कितना डरावना होता है। वेदना, वेदना, वेदना। हान सेन की कोशिकाएं फट गईं। उसका पूरा शरीर मानो फट गया हो। उसका मांस और हड्डियां लगभग फट गईं। हान सेन ने अपने टूटते शरीर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसका खून बह रहा था। उसके हाथों से खून बहता रहा। उसने इंच ग्रे तलवार पकड़ी और तलवार की रोशनी पर वार किया। धमाका। तलवार की रोशनी नष्ट हो गई। उसके नष्ट होने के बाद उसकी अनुपस्थिति में एक खूनी धुंध छा गई। लेकिन वह भी गायब हो गई और हान सेन और दोनों झाओ बहनों की उपस्थिति भी गायब हो गई। वे सब गायब हो गए। 33 आसमानों के कई डरावने जीव सहम गए। किन शियू की तलवार डरावनी थी। भला कोई उससे कैसे न डरे। हालांकि हान सेन बरी पाथ गॉड को हराने में सक्षम था, फिर भी वह किन शियू की तलवार की रोशनी को रोक नहीं सका। और इस वजह से बरी पाथ गॉड और गॉड कैस पार्टी के बाकी सदस्य फीके पड़ गए। एक पुराने टावर में किन शियू की आंखें थोड़ी अजीब लग रही थी जब उसने कहा, उसने तलवार की बत्ती तोड़ दी। यह आदमी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि काले क्रिस्टल कवच ने किसी वजह से उसके अंदर छिपना चुना है। अचानक किन शियू को ऐसा लगा जैसे उसे दर्द हो रहा हो। दर्द सहने की कोशिश में उसका शरीर कांपने लगा। वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर रहा है। यह अफसोस की बात है कि मेरे हाथ की चीजें दूसरों के हाथ में नहीं आ सकती और न ही उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। किन शियू बहुत सख्त लग रहा था। उसने दर्द को फैलने दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। एक छोटे से अनाम ग्रह पर झाओनिंग र का रंग थोड़ा पीला सा लग रहा था। उसके सफेद कपड़े लाल रंग में रंगे हुए थे। बहन, क्या आप ठीक हैं? झाओ क्यूयी ने झाओनिंग र को देखने के लिए दौड़कर उसकी हालत पूछी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं। मैं ठीक हूँ। झाओनिंग र ने अपना सिर हिलाया। उसने मुड़कर उस परछाई की ओर देखा जो उनके साथ गुफा के अंदर थी। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। उसके जख्म ऊपरी थे। गुफा में उसके बगल में खड़े व्यक्ति की चोटों के सामने वे हल्के थे। उसके जख्मों की तुलना में उसकी चोटें लगभग नगण्य थीं। झाओ क्यूयी ने गहरी चिंता से हान सेन को देखा। उसकी चिंता उसकी बहन की तुलना में उसकी हालत को देखते हुए बहुत ज्यादा थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे कोई डरावना कह सकता है। हान सेन की बाहें मानो फट गई हों। हर जगह गहरे जख्म थे। उसका शरीर किसी खुले अनार जैसा था।
बस अच्छी बात यह थी कि हान सेन का खून क्रिस्टल जैसा हो गया था। उसकी नसों में जम गया था, बाहर आने को तैयार नहीं था। क्या वो अभी भी जिंदा है? झाओ क़ियुई ने उसके शरीर को देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कोई और इंसान जिसे इस तरह मारा गया होता अब तक लाखों बार मर चुका होता। वो जिंदा नहीं लग रहा था। मुझे लगता है वो अभी भी जिंदा है। झाओ निंग र को यकीन नहीं था। हान सेन के शरीर का एक भी कण ठीक नहीं दिख रहा था। यहां तक कि उसके सारे अंग भी घायल थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उड़ा दिया गया हो। उसके शरीर के अंदर कोई भी अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा था। लेकिन हान सेन की उपस्थिति अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी। इसके अलावा वह एक मरे हुए आदमी जैसा लग रहा था। हान सेन के सिर पर एक सफेद आधी जली हुई मोमबत्ती जल रही थी। अगर झाओ निंग र और झाओ क़ियुई हान सेन या सफेद मोमबत्ती के पास जाते तो उनका दिमाग खराब हो जाता। झाओ निंग र भी पास नहीं आ सकती थी। उन्हें नहीं पता था कि वह आधी जली हुई मोमबत्ती क्या करेगी। झाओ निंग र को पता था कि आधी जली हुई मोमबत्ती हान सेन के शरीर से उड़कर बाहर आ गई है। चूंकि वह हान सेन की ही थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे देख नहीं पाए कि मोमबत्ती कितनी डरावनी थी, वरना वे वहां खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। आधी जली हुई मोमबत्ती हान सेन के माथे पर थी। उसकी लौ किसी भूतिया नीली आग जैसी थी, मानो अनगिनत आत्माएं आग में रो रही हों। किन साम्राज्य में लोग सिर्फ यही जानते थे कि इस आधी जली हुई मोमबत्ती को मिरर मून कहते हैं। ये लोगों को पुनर्जीवित कर सकती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि मोमबत्ती को जलाने के लिए आत्माओं की जरूरत होती है। जहां मिरर मून था, अगर कोई प्राणी मर जाता तो उसकी आत्माएं आग की ओर आकर्षित हो जाती। वे पुनर्जन्म के लिए जीनो हॉल में नहीं जा पाते। वे दुनिया से गायब हो जाते। मिरर मून का वहां आना हान सेन की कोई मदद नहीं करने वाला था। उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मोमबत्ती के लिए हान सेन कोई और प्राणी ही था। वह कुत्ता या बिल्ली भी हो सकता था। मिरर मून दोनों में फर्क नहीं कर पाता। वह तो बस खाना रखने के लिए था। मिरर मून अपने आप उड़ गया क्योंकि उसने हान सेन की आत्मा को अपने शरीर से निकलते हुए महसूस किया। इसीलिए वह उड़ गया था। वह आत्मा के प्रकाश में समा जाने का इंतजार कर रहा था। आत्मा का कोई रूप या बनावट नहीं थी। वह उस दुनिया की किसी भी चीज से हल्की थी। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती तो वह उड़ जाती। वह जीनो हॉल में तैरती हुई जाती। ब्रह्मांड में उच्च और निम्न या बाएं और दाएं के बीच कोई अंतर नहीं था, लेकिन जब आत्माओं की बात आती थी तो जीनो हॉल की दिशा ऊपर की ओर थी। जब लोगों की जीवन शक्ति कमजोर हो जाती थी तो उनकी आत्माएं शक्ति खो देती थीं और ऊपर उठने लगती थीं। हान सेन की जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी और उस बिंदु तक पहुंच गई थी। वह लगभग मृत व्यक्ति था। इसके बावजूद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर नहीं निकली। मिरर मून हान सेन की आत्मा के जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिरर मून ये देखकर उलझन में पड़ गया। उसकी आग लगातार लहरा रही थी। वह हान सेन की आत्मा को उसके बेजान शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। आमतौर पर मिरर मून ऐसा नहीं करता था, क्योंकि आत्माएं दुनिया में हर जगह मौजूद थीं। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसे किसी जीवित प्राणी की आत्मा चुराने की जरूरत नहीं थी। ब्रह्मांड में जीव किसी भी क्षण मर सकते हैं। अनगिनत आत्माओं का इस्तेमाल हर समय किया जा सकता है। लेकिन हान सेन की आत्मा मिरर मून के लिए बहुत आकर्षक थी। उसका शरीर तो साफ तौर पर मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक नहीं उठी थी। मिरर मून मोमबत्ती की लौ और भी तेज हो गई थी। उसका रंग अजीब सा नीला था। उसने बहुत सारी आत्माओं को आकर्षित किया। वह हान सेन की आत्मा को लेने की कोशिश कर रही थी। अगर झाओ निंग र और झाओ क़ियुई आत्माओं को देख पाते तो वे देख पाते कि ग्रह के चारों ओर की आत्माएं समुद्र की लहरों की तरह मोमबत्ती की आग में जा रही थीं। कई आत्माएं जलने के लिए आग में खींची जा रही थीं। रोने जैसी आवाजें आ रही थीं, जिससे लोगों के दांत किटकिटाने लग सकते थे। लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस गुफा की ठंड से उनके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि गुफा का तापमान ज्यादा ठंडा नहीं था। चाहे मिरर मून मोमबत्ती कितनी भी फट जाए और किसी अन्य सिस्टम से आत्माएं आ जाएं, हान सेन की आत्मा नहीं हिली। मिरर मून इस बात से बहुत उलझन में था। वह 1 अरब साल से जीवित था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। सभी जीव या आत्माएं स्वतंत्र प्राणी हैं। जब उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है तो वे अपना शरीर छोड़ देते हैं। हान सेन के शरीर में अब जीवन शक्ति नहीं थी। उसका शरीर ऊपर क्यों नहीं उठ पाया, यह एक रहस्य था जिसे मिरर मून समझ नहीं पा रहा था। मिरर मून इंसान नहीं था। उसमें इंसानों जैसी भावनाएं नहीं थीं।
उसे यह जानने की उत्सुकता नहीं थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे लगा कि हान सेन की आत्मा उसकी मदद करेगी। चूंकि मिरर मून हान सेन की आत्मा को आकर्षित नहीं कर सका, इसलिए वह हान सेन के पास गया। इससे पहले उसने कभी किसी जीवित प्राणी की आत्मा नहीं ली थी, लेकिन हान सेन जिंदा नहीं लग रहा था। इसलिए मिरर मून उसकी आत्मा लेने की कोशिश करना चाहता था। मोमबत्ती हान सेन के माथे पर गिरी। वह खून से लथपथ था। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी। उसके अंदर गाढ़ा मस्तिष्क रस दिखाई दे रहा था। मोमबत्ती जलाते ही एक तीखी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे धातु से त्वचा जल गई हो। मोमबत्ती एक भूतिया लौ की तरह ऊपर उठती हुई दिख रही थी। उसने हान सेन के पूरे शरीर को ढक लिया था। मोमबत्ती किसी ठोस चीज को नहीं जला सकती थी, लेकिन वो आत्माओं को जला सकती थी। शरीर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो किसी की आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती थी। हालांकि हान सेन अपवाद प्रतीत होता था। उसके पास एक सुपर गॉड स्पिरिट मोड था। उसके शरीर और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर ऊपर नहीं गई थी। अभयारण्यों से आए कई लोगों के पास सुपर गॉड स्पिरिट मोड थे, लेकिन सुपर गॉड स्पिरिट मोड अपने आप में अलग था। इसमें कई अलग अलग तत्व थे। हान सेन की तरह उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी अनोखा था। यहाँ तक कि लिटिल फ्लावर और लिंग र जिनमें उसके जीन थे, दोनों में अलग अलग तरह का सुपर गॉड स्पिरिट मोड था। इससे उनके शरीर आत्मा बन सकते थे। दर्पण चंद्रमा को आत्माओं की जरूरत थी, उसे शरीर की जरूरत नहीं थी। वह अग्नि शरीर के लिए बेकार थी। उसने उसके लिए समस्याएं खड़ी कर दी। हान सेन का शरीर और आत्मा एक ही थे, लेकिन मिरर मून सिर्फ आत्माओं को जला रहा था। जब आग ने हान सेन के शरीर को लपेटा तो उसने मोमबत्ती पर प्रतिक्रिया की, हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। झाओ निंग र और झाओ कियुली ने हान सेन के शरीर को आग में लिपटते देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब चीज का क्या करें। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मिरर मून हान सेन के साथ क्रूरता कर रहा है या अच्छा। यह उनके लिए एक रहस्य था, इसलिए उनके लिए यह तय करना मुश्किल था कि इसके बारे में क्या करें। झाओ कियुली ने झाओ निंग र की तरफ देखा। चिंता भरे चेहरे के साथ उसने पूछा, क्या हान सेन ऐसे ही ठीक रहेगा? वह अधजली मोमबत्ती हान सेन से निकली है, झाओ निंग र ने कहा। यह उसकी अपनी चीज है। मुझे नहीं लगता कि इससे उसे कोई नुकसान होगा। वैसे भी वह मर रहा है। देखते हैं कि इस चीज से उसका इलाज हो पाता है या नहीं। हान सेन के गंभीर रूप से घायल शरीर में मोमबत्ती से आग लगते देख दोनों स्तब्ध रह गए। जख्मों के आगे की मांसपेशियां और चर्बी मोमबत्ती की लपटों से जल रही थीं। वे जल रही थीं। हान सेन का टूटा हुआ और बेडौल शरीर तेजी से जल रहा था। बहन, क्या ये वास्तव में ठीक है? झाओ कियुली ने हान सेन के जलते हुए शरीर को बड़ी अनिश्चितता की भावना से देखा। झाओ निंग रा ने कहा, उसकी प्रतिक्रिया होना उसके मर जाने से बेहतर है। उसका शरीर जलता रहा। हड्डियां और मांस ज्यादा तेजी से नहीं जल रहे थे। मांस सुलगता रहा, जिससे बहुत सारा धुआं निकल रहा था। यही वह मिट्टी थी जिसे मिरर मून सोख नहीं पा रहा था। हान सेन का शरीर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उस अनोखी मोमबत्ती से जलने के बाद वह अपनी रक्षा करने लगा। एक सफेद रंग फैलने लगा। उसने ब्रह्मांड के दमनकारी नियमों को तोड़ दिया। हान सेन एक सुपर गॉड स्पिरिट में बदल गया। सुपर गॉड स्पिरिट की शक्ति और मिरर मून मोमबत्ती की अग्नि के संयोजन से अग्नि बुझ नहीं पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब शरीर एक आत्मा बन चुका था और इससे प्रचंड लपटें और भी भयावह हो गईं। यह कोई बुरी बात नहीं थी। सुपर गॉड स्पिरिट मोड में हान सेन की इच्छा शक्ति लौट आए। अब जब हान सेन को अपना आकार दिखाई दे रहा था तो वह सदमे में था। जिस तरह से उसका शरीर तोड़ा गया था वह बिल्कुल अश्लील था। अगर वह एक सामान्य इंसान होता तो उसे लगे जख्मों से सैकड़ों बार मरना पड़ता। यहाँ तक कि उसके जैसा मनुष्य, जिसका शरीर लगभग विकास के उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका है, कभी नहीं जागेगा जब तक कि उसके पास सुपर गॉड स्पिरिट मोड न हो। केवल सुपर गॉड स्पिरिट मोड में ही वह जीवित रह पाया। ये सब मिरर मून की बदौलत हुआ, जिसने उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड को एक्टिवेट कर दिया था। अगर ऐसा न होता तो हान सेन मर चुका होता। मिरर मून ने हान सेन को जीने का एक और मौका दिया था। साथ ही हान सेन के लिए एक और बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी थी। भयानक आग हान सेन की आत्मा को जलाती रही, यहाँ तक कि उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी इनसे लड़ नहीं पा रहा था। मिरर मून क्या है? मेरा सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी जल सकता है। हान सेन चौंक गया। वह जानता था कि यह समय उसे जिज्ञासा में बिताने का नहीं था। उसे अपनी मुसीबत का हल ढूंढना था।
हान सेन खुश था कि उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड के प्रभाव में उसकी जीनो कलाएं अभी भी इस्तेमाल की जा सकती थीं। उसने आग बुझाने के लिए तुरंत एक और जीनो कला का इस्तेमाल किया। हालांकि यह एक व्यर्थ प्रयास था। ऐसा लग रहा था कि आग सुपर गॉड स्पिरिट मोड से चिपक गई है। किसी भी अन्य प्रकार की शक्ति आग को प्रभावित नहीं कर सकती थी। वह केवल सुपर गॉड स्पिरिट मोड का उपयोग करके ही उससे लड़ सकता था। यह क्या चीज है? हान सेन को जोर का सिरदर्द हो गया। अगर सुपर गॉड स्पिरिट मोड आग को रोक पाता तो ठीक होता, लेकिन सुपर गॉड स्पिरिट मोड तो आग से ही प्रतिबंधित था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हान सेन जलकर राख हो जाएगा। उसे पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलेगा। हान सेन आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसे अपनी नसों में गहरा दर्द महसूस हो रहा था। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सुपर गॉड स्पिरिट मोड कमजोर होता जा रहा था। मैं क्या करूं? हान सेन के दिल में कई तरह के विचार घूम रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। बड़े आकाशीय दानव, तुम कहाँ हो? हान सेन ने बड़े आकाशीय दानव को पुकारने की कोशिश की। शायद वह बूढ़ा राक्षस, बड़ा आकाशीय दानव जो अनगिनत सालों से जिंदा था, जानता होगा कि मिरामून से कैसे निपटना है। बड़े आकाशीय दानव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हान सेन को पता नहीं था कि बड़ा आकाशीय दानव अभी भी बुरी तरह घायल है। वह हान सेन के सपनों में जी रही थी। जब तक हान सेन उसके सपनों में नहीं जाता, वह बड़े आकाशीय दानव को नहीं देख पाता। हान सेन की आत्मा जल रही थी। यह इतना दर्दनाक था कि इसे बयान नहीं किया जा सकता था। हर पल एक सदी जैसा था। हान सेन इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और यही बात उसे पागल कर रही थी। क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? हान सेन को जी यानरान का ख्याल आया। उसने अपने बेटे लिटिल फ्लावर और बेटी लिंग एयर के बारे में सोचा। उसने अपनी माँ लुओ लैन और अपने पिता हान यूफेई के बारे में भी सोचा। उसके कई काम अधूरे रह गए थे। चाहे वह कितना भी मरना न चाहता हो, उसके पास अपनी स्थिति को पलटने की शक्ति नहीं थी। किन शियू के लिए हान सेन बस एक दुर्घटना थी। वह बस एक ऐसा इंसान था जो काले क्रिस्टल की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था और काले क्रिस्टल कवच के सहारे चीजों को संभाल नहीं सकता था। इसके अलावा हान सेन किन शियू के लिए कुछ भी नहीं था। अभयारण्यों के मनुष्यों को किन शियू ने नहीं बनाया था। वे विश्व राजा ईश्वर की संतान थे, जिनके पास किन शियू का शरीर और क्रिस्टलाइजर थे। अभयारण्यों में मनुष्य शुद्ध नहीं थे। उन्होंने कभी किन साम्राज्य के शुद्ध मनुष्यों की परवाह भी नहीं की, जिनके पास किन शियू का रक्त था। हान सेन बस एक दुर्घटना का नतीजा था। वह जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता रहा। उसने जिंदा रहने के लिए हर संभव कोशिश की। मैं क्या करूं और क्या मदद कर सकता है? हान सेन ने हर चीज निकाली। हर चीज एक जैसी थी। वे काम नहीं कर रही थी। यहां तक कि दानव देवता की तलवार की शक्ति भी आग को रोकने में कुछ नहीं कर सकी। झाओ निंग र और झाओ क्यूयी ने हान सेन को अपनी सारी चीजें बाहर फेंकते देखा, लेकिन आग से कोई भी चीज नहीं जली। सिर्फ हान सेन का शरीर जल रहा था। ये बहुत अजीब था। ये शर्म की बात थी कि उन्हें अभी भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। झाओ निंग र ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, हान सेन, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? अपनी शक्ति का उपयोग करके मुझे घेरने वाली लपटों को बुझाने में मदद करो या आधी जली हुई मोमबत्ती को तोड़ दो, हान सेन ने झाओ निंग र से कहा। झाओ निंग एर तुरंत एक फीनिक्स हेड वीणा में बदल गई। उसने अपने तार खींचे और हृदय की पुकार वाली ध्वनियां अधजली मोमबत्ती तक पहुंचाई, लेकिन वीणा की शक्तिशाली ध्वनियां मोमबत्ती और हमलावर आग को चीरती हुई निकल गईं। मिरामून पर जरा भी असर नहीं पड़ा। हान सेन, जो पहले से ही बहुत कमजोर था, वीणा की आवाज से प्रभावित हुआ। हिलना मत! हान सेन तुरंत चिल्लाया। इस प्रहार के बाद उसे एहसास हुआ कि झाओ निंग र की दिल की धड़कनें मोमबत्तियों के सामने बेकार थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह उसे चोट पहुंचाएगी। हान सेन ने अपना आकाश देवता का मुकुट निकाला। वह धन के देवता की अपनी पहचान का इस्तेमाल करके धन के देवता के मंदिर में गया। हान सेन को तुरंत वापस भेज दिया गया। उसने आकाश देवता का मुकुट उतार दिया। आग ने धन के देवता के मंदिर को लगभग भस्म कर दिया। अगर हान सेन वहां से जल्दी नहीं निकलता तो पूरा मंदिर जलकर राख हो जाता। हान सेन अपनी सूची में से सामान निकालता रहा। सब बेकार थे। हान सेन ने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। हान सेन ने एक चीज निकाली जिससे उसकी सारी गति रुक गई। हान सेन ने एक अजीब सा जीन अंडा निकाला। जीन अंडा आधा सफेद और आधा काला था। काले हिस्से के अंदर एक सफेद बिंदु था और सफेद हिस्से के अंदर एक काला बिंदु।
ये वही अल्टीमेट अंडा था जो हान सेन को हाल ही में मिला था। हान सेन ने बहुत सी चीजें निकाली थीं, यहां तक कि इंच ग्रे तलवार भी आग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब उस अल्टीमेट अंडे ने आग को छुआ तो एक बदलाव आया। हान सेन को साफ साफ महसूस हो रहा था कि अल्टीमेट एग में दिल की धड़कन जैसी कोई चीज है। उस पर बना काला और सफेद ताई ची का चिन्ह घूम रहा था। हान सेन डूबते हुए इंसान की तरह जीवन रक्षक रस्सी को पूरी ताकत से पकड़े हुए था। वह हिला तक नहीं। उसने बस जीन एग को थामे रखा और उम्मीद की कि अल्टीमेट एग उसे बचा लेगा और उसे जीने देगा। अल्टीमेट एग ने प्रतिक्रिया तो की, लेकिन वह हान सेन को उस स्थिति से बाहर निकालने में असमर्थ रहा। ताई ची का प्रतीक धीरे धीरे घूम रहा था। उसने आग से न तो संघर्ष किया और न ही उसे अवशोषित किया। हान सेन ने अपनी शक्ति अल्टीमेट एग के अंदर डाल दी। अल्टीमेट एग अभी भी बेकार लग रहा था, यहां तक कि सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिला पा रहा था। इसके अलावा हान सेन वाकई कमजोर था। नतीजतन उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड और भी कमजोर हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मौत ही है। देखते हैं क्या होता है। हान सेन ने अल्टीमेट एग निगल लिया। वह उसके पेट में चला गया। हान सेन को ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वो वहां पड़े पड़े कुछ नहीं करना चाहता था। वहां पड़े पड़े जलकर मरना बेकार था। जब अल्टीमेट एग उसके शरीर में प्रवेश किया तो उसने एक जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया। वह हान सेन के पूरे शरीर में फैल गया। अल्टीमेट एग उसके शरीर के बीचों बीच था। अल्टीमेट एग ने उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड को पलट दिया। वह उगते सूरज की तरह सफेद से सुनहरे रंग में बदल गया। वह स्वर्ण शक्ति हान सेन को बहुत अच्छी तरह से ज्ञात थी। गोरी किन वान र ने कई बार इसका प्रदर्शन किया था। ये शक्ति हान सेन के सुपर गॉड स्पिरिट मोड के विरुद्ध जाकर एक उल्टा सुपर गॉड स्पिरिट मोड उत्पन्न करती थी। हान सेन की शारीरिक शक्ति अल्टीमेट एग से उलट गई। यह एक रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड बन गया। सफेद सुपर गॉड स्पिरिट मोड की जगह सोने ने ले ली और यह और भी ज्यादा चमकीला होता जा रहा था। पहले सुपर गॉड स्पिरिट मोड ब्रह्मांड द्वारा प्रतिबंधित था। अब यह एक रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड बन गया था। अब उसे रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं थे। हान सेन का शरीर अब काफी ज्यादा आराम महसूस कर रहा था। क्या अल्टीमेट एग सुपर गॉड स्पिरिट मोड को उलट सकता है? हान सेन हैरान और खुश था। हान सेन अब समझ गया था कि अल्टीमेट एग पाने के बाद कुछ लोगों की किस्मत क्यों खराब होती है। आम लोगों का शरीर ब्रह्मांड द्वारा दबाई गई उस उल्टी शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही उन्होंने हान सेन की तरह अल्टीमेट एग को निगला न हो, फिर भी उसे साथ लेकर चलने का उन पर असर जरूर होगा। ब्रह्मांड द्वारा प्रतिबंधित होने से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित होती थीं, जो देखना काफी सामान्य था। यद्यपि अल्टीमेट एग इतना सरल नहीं था, लेकिन ये देखकर कि यह किस प्रकार शक्ति को उलट सकता है, कोई भी समझ सकता था कि यह कितनी शापित वस्तु थी। वो वे दाओ अल्फा कौन था? क्या वह सचमुच इस परम अंडे के साथ पैदा हुआ था? हान सेन उस रहस्य के बारे में सोचकर हैरान रह गया। रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड सामान्य सुपर गॉड स्पिरिट मोड से अलग था। दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। सुपर गॉड स्पिरिट मोड एक सॉफ्ट पावर थी। जब हान सेन का शरीर आत्मा बन गया तो उसे एक अजेय शक्ति मिल गई। उसे किसी भी प्रकार की शक्ति से कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्रह्मांड में बहुत कम शक्तियां उसे नुकसान पहुंचा सकती थीं। उसके सुपर गॉड स्पिरिट रूप में बहुत कम शक्तियां उसे नुकसान पहुंचा सकती थीं। सुपर गॉड स्पिरिट रूप को नष्ट करना और भी कठिन काम था। रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड अलग था। हान सेन को लगा कि रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड में किसी प्रकार का सक्शन बल है। ये हान सेन के शरीर को एक भंवर में खींच लेता है। पहले तो वह मिरर मून मोमबत्ती की आग में लिपटा हुआ था। अब वह उल्टे सुपर गॉड स्पिरिट मोड में समा गया था। आधी जली हुई मोमबत्ती भी उसमें समा गई थी। मिरर मून हान सेन के दिमाग में समा गया, जहां वह अभी भी जल रहा था। हान सेन का शरीर आग से भर गया। पहले हान सेन एक जलती हुई आग जैसा आदमी था। अब वह एक मानव कांच की बोतल बन गया था जिसके अंदर आग जल रही थी। इससे हान सेन को और भी बुरा लगा। रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड ने मिरर मून और उसकी आग को तो भस्म कर दिया, लेकिन उसे पिघला नहीं सका। वह आग में पिघल रहा था और तेजी से पिघल रहा था। भले ही सुपर गॉड स्पिरिट मोड अब रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड बन गया हो, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदला है। मैं अभी भी मिरर मून की आग से नहीं लड़ सकता। हान सेन निराश था। रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड अभी भी उसकी जान नहीं बचा पा रहा था। जब हान सेन उस निराशा में डूबा हुआ था, तब अल्टीमेट एग में और भी बदलाव आ रहे थे।
उल्टा सुपर गॉड स्पिरिट मोड में बदल रहा था। हान सेन का सुनहरा सुपर गॉड स्पिरिट मोड फिर से सफेद हो गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके अंदर मिरर मून जल रहा था। झाओ निंग र और झाओ क्यूली ने हान सेन को हैरानी से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने हान सेन को पहले सोना बनते और फिर सफेद होते देखा था। हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे अल्टीमेट एग उसके साथ खेल रहा हो। उनके सामने वाला आदमी अपनी शक्तियों को उलट पलट कर पा रहा था। ये यिन और यांग जैसा था। उसके लिए यह ऐसी चीज थी जिससे खेलना आसान था। हान सेन कभी कभी उल्टी सुपर गॉड स्पिरिट मोड में होता था, कभी कभी वो मुख्य सुपर गॉड स्पिरिट मोड में होता था। वे बदलते रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भाग्य का पहिया खेल रहे हों। हान सेन की हालत बहुत खराब थी। वह बुरी तरह घायल था और उसकी शक्तियां कमजोर हो गई थीं। वह बहुत देर से आग में जल रहा था। वह मरने वाला था। अल्टीमेट एग ने उसके साथ छल किया था और वह हान सेन की जान भी ले रहा था। नुकसान के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ रही थी। अल्टीमेट एग के अस्तित्व से हान सेन को कोई मदद नहीं मिली, बल्कि इससे वह और अधिक खतरे में पड़ गया। उस खतरे के बीच हान सेन को आशा की एक हल्की किरण दिखाई दी। अगर सुपर गॉड स्पिरिट मोड दुनिया को तोड़ सकता है तो शायद मेरे पास जीने का मौका होगा। अल्टीमेट एग ने हान सेन की शक्ति को भंग कर दिया था। इससे उसकी शक्ति चली गई। उसी समय हान सेन ने रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड को महसूस किया और समझा कि वह चीजों को कैसे उलट सकता है। उसके लिए यह एक मौका था। हान सेन जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर उसकी शक्ति बहुत ज्यादा खर्च हो गई तो भले ही उसके पास अपनी सुपर गॉड स्पिरिट मोड से दुनिया को तोड़ने का कोई तरीका हो, उसके पास दुनिया को तोड़ने के लिए जरूरी शक्ति नहीं होगी। उसे अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड से दुनिया को तोड़ने की जरूरत थी, लेकिन उसकी शक्ति बहुत अधिक समाप्त हो चुकी थी। अल्टीमेट एग अभी भी हान सेन की शक्ति को उलट रहा था। इसकी वजह से वह बार बार सुपर गॉड स्पिरिट मोड और रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड के बीच स्विच कर रहा था। जब वह रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड में होता तो हान सेन को उसकी अद्भुतता का एहसास होता। सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति अजेय थी। रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड सब कुछ भस्म कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड में ज्यादा विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन असल में दोनों की शक्तियां अलग थीं। मूल रूप से हान सेन को रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड की बहुत इच्छा थी। अल्टीमेट एग की विशेषताओं ने हान सेन को रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड का दावा करने का अवसर दिया। भले ही हान सेन एक मूर्ख व्यक्ति था, फिर भी वह रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड के बारे में कुछ बातें सीख सकता था। हालांकि हान सेन मूर्ख नहीं था। हर बार जब अल्टीमेट एग हान सेन के शरीर को सुपर गॉड स्पिरिट मोड से रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड में बदलता तो उसे कुछ और समझ आता। उसे रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड की समझ और भी ज्यादा हो गई। उसे पूरा यकीन था कि वह सुपर गॉड स्पिरिट मोड को उलट सकता है, लेकिन इससे दुनिया को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। ये मुश्किलें अल्टीमेट एग की मौजूदगी से पैदा हुई। दुनिया को तोड़ने के लिए मुख्य और विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन जरूरी था। संतुलन तो होना ही था, लेकिन अल्टीमेट एग हान सेन के शरीर के तत्वों को बदलता रहा। ऐसी स्थिति में हान सेन मुख्य और विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन बनाने में असमर्थ था। हान सेन को जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड कमजोर था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया को तोड़ने में कामयाब होने के बावजूद वो मिरर मून का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीना या मरना, यही वो पल है जिस पर सब कुछ टिका है। हान सेन ने दांत पीसते हुए कहा। जब अल्टीमेट एग ने उसके शरीर को सुपर गॉड स्पिरिट मोड में बदल दिया तो उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति में डाल दिया। इससे मुख्य और विपरीत शक्तियों के संयोजन की प्रक्रिया शुरू हुई। चूंकि उसे पहले से ही दोनों शक्तियों का अनुभव था, इसलिए दोनों का मेल बहुत अच्छा था। दोनों शक्तियां पानी और आग के मेल की तरह थीं। उनके मिलने की प्रक्रिया हान सेन की अपेक्षा से कहीं ज्यादा सहज थी। दरअसल ये सिर्फ उसके अल्टीमेट एग इस्तेमाल करने की वजह से नहीं था। इसकी एक अहम वजह ये थी कि हान सेन कई सालों से वान एर को पाल रहा था। उनकी शक्तियां एक दूसरे को खत्म कर रही थीं। वे एक दूसरे पर पाबंदियां लगा रही थीं। इस वजह से सुपर गॉड स्पिरिट मोड को रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्तियों की आदत हो गई। इस समय ये कहा जा सकता था कि दोनों शक्तियों में एक दूसरे के मूल तत्व थे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुलने मिलने की क्षमता थी। इस बार बात महसूस करने और सीखने की थी, वरना ये दोनों सहजता से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते।
उनके लिए एक साथ आना आश्चर्यजनक रूप से आसान प्रक्रिया थी, लेकिन हान सेन को इससे कोई राहत नहीं मिली। आगे जो हुआ उससे उन्हें असली संकट का सामना करना पड़ा। अल्टीमेट एक्ट को हान सेन की शक्ति को अचानक उलटने में बस कुछ ही मिनट लगे। इससे हान सेन की शक्ति पूरी तरह से उलट गई। यही सबसे बुरी बात हो सकती थी। शुरुआत में हान सेन को अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति को रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मॉडल की शक्ति के साथ संयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अल्टीमेट एग ने शक्ति को उलट दिया, जिससे रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति बन गई। इसने हान सेन को सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्तियों, मुख्य और रिवर्स दोनों को फिर से संयोजित करने के लिए मजबूर किया। वे दो मुख्य शक्तियां बन गईं, जिससे दुनिया को तोड़ने की प्रक्रिया विफल हो गई। फिर से करो। हान सेन असफलता से उदास या क्रोधित नहीं हुआ। इस बार हान सेन को उल्टी सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उसने सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति के साथ संयोजन कर दिया। प्रक्रिया उतनी ही सहज थी। कुछ मिनटों बाद जब अल्टीमेट एग ने अपनी शक्तियों को फिर से उलट दिया, तो हान सेन ने उल्टाव का समय गणना कर लिया। उस क्षण वह अपनी शक्तियों को उल्टे सुपर गॉड स्पिरिट मोड से सुपर गॉड स्पिरिट मोड में ले जाने में सक्षम हो गया। खुशकिस्मती से हान सेन के सुपर गॉड स्पिरिट मोड में खून नहीं दिख रहा था। अगर होता तो वह 3 लीटर और खून बहा देता। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों को सुपर गॉड स्पिरिट मोड में बदलने के लिए मजबूर किया, अल्टीमेट एग की शक्तियों का उल्टाव काफी धीमा हो गया। इससे हान सेन की शक्तियों का संयोजन एक बार फिर विफल हो गया। हान सेन कोशिश करता रहा, लेकिन वह भी असफल होता रहा। अल्टीमेट एग का अपना ही दिमाग था, मानो वो हान सेन के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा हो। उसने कई बार उल्टी शक्तियों का समय बदला, लेकिन हर बार अल्टीमेट एग अपनी चाल बदल देता। या तो वो तेज हो जाता या धीमा। हान सेन कामयाब नहीं हो पा रहा था। हान सेन का शरीर धुंधला होता जा रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा काला होता जा रहा था। उसे पता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। अगले 10 मिनट में उसका शरीर दुनिया को तोड़ने में उसका साथ नहीं दे पाएगा। कोशिश करते रहने के अलावा हान सेन के पास और कोई चारा नहीं था। जब तक वह मरा नहीं था, हान सेन जीने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था। अल्टीमेट एग एक शरारती बच्चे जैसा था। कम से कम वह एक बेहद अनुभवी गुरिल्ला सैनिक जैसा था। जब दुश्मन पास आता तो वे पीछे हट जाते। जब दुश्मन पीछे हटता तो वे उसका पीछा करते। जो भी हो, इससे हान सेन को गठबंधन का मौका नहीं मिल पाता। झाओ निंग र और झाओ क्यूई हान सेन की सफेद रोशनी और सुनहरी रोशनी को बार बार बदलते हुए देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि हान सेन क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने गौर किया कि उसके शरीर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां है, पर वहां था नहीं। हान सेन की स्थिति बहुत गंभीर होनी चाहिए थी। झाओ निंग र ने ये सब सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने हान सेन की मदद न कर पाने की अपनी असमर्थता को कोसा। दूसरी ओर झाओ क्यूई सीधे तौर पर उदास थी। दोबारा कोशिश करने पर भी अल्टीमेट एग अपनी शक्ति बदलने का समय चूक गया। हान सेन को लगा कि वह उसे डांटना चाहता है, लेकिन उसके पास उसे डांटने का समय नहीं था। हान सेन की कमजोर भावनाएं और भी मजबूत होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सुपर गॉड स्पिरिट मोड वहां मौजूद है, पर वह वहां था नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बुझकर गायब हो जाएगा। भाड़ में जाओ। अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हान सेन गुस्से से लाल हो गया। उसने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। इस बार हान सेन ने सुपर गॉड स्पिरिट मोड या रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड नहीं डाला। वह रिवर्स द स्टोरी ऑफ जीन्स डाल रहा था, जिसने पहले उसे लगभग मार ही डाला था। धमाका। जीन्स की कहानी को उल्टा करने के बाद हान सेन का सुपर गॉड स्पिरिट मोड टूट गया। वह एक मानव परमाणु बम की तरह था। एक भयानक विस्फोट हुआ। अगर तुम बेकार रहना चाहते हो तो बेकार रह सकते हो। अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। हान सेन जानता था कि अब वह सामान्य तरीके से काम करके जिंदा नहीं रह सकता। उसने अपने आत्मिक शरीर को उड़ाने के लिए जीन्स की कहानी का उल्टा इस्तेमाल किया। वह देखना चाहता था कि क्या अल्टीमेट एग या मिरर मून को उड़ाया जा सकता है ताकि वह जीवित रह सके। मिरर मून ने हान सेन के आत्मिक शरीर की शक्ति को अवशोषित कर लिया। अब हान सेन ने अपने आत्मिक शरीर को उड़ा दिया था और मिरर मून ने विस्फोट वाले हिस्से को अवशोषित कर लिया था। मिरर मून आत्माओं का एक विशाल भंडार था। वह शक्ति प्राप्त करने के लिए आत्माओं को जलाता था। इतने दिनों और रातों के बाद ये पता नहीं चल पाया कि उसने कितनी आत्माओं को इकट्ठा किया था। दूसरों की मोमबत्तियां कम समय तक जल रही थीं, लेकिन मिरर मून ज्यादा देर तक जल रहा था।
आत्माओं को भस्म करने के बाद यह मोमबत्ती एक शुद्ध आत्मिक शक्ति थी। हान सेन की आत्मिक शक्ति मोमबत्ती का हिस्सा बन गई। विस्फोट के बाद ऐसा लगा जैसे वह कोई शस्त्रागार जला रहा हो। मेरा मुंह फट गया। झाओ क्यूयी और झाओ निंग र ने हान सेन को प्रकाश से भरते देखा। उत्सर्जित प्रकाश इतना तेज था कि वे अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। बस तेज रोशनी थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी मंद होते ही हान सेन का शरीर गायब हो गया। गुफा में बस वही चीजें बची थीं जो हान सेन ने इधर उधर फेंक दी थीं। हान सेन तुम कहाँ हो? झाओ क्यूयी घबरा गई जब उसने हान सेन का नाम पुकारा। झाओ निंग र ने आह भरी। लगता है हान सेन जीत नहीं पाया। वह इतना ताकतवर था, फिर भी वह गॉड कैस पार्टी से नहीं लड़ पाया। अगर ऐसा है तो इस दुनिया में गॉड कैस पार्टी के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? हालांकि झाओ क्यूयी को यकीन नहीं था कि हान सेन की यूं ही मौत हो गई, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। उसके पास मानने और स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले हान सेन का शरीर ऐसा लग रहा था मानो वहां है, पर वह वहां था नहीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण गायब हो जाएगा। आखिरी विस्फोट में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई होगी और कुछ बचा ही नहीं होगा। चलो उसकी चीजें इकट्ठा करते हैं। मैंने सुना है कि किन साम्राज्य में उसकी एक बेटी है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि हमें उसकी चीजें उसके परिवार को लौटा देनी चाहिए। झाओ निंग र ने अपनी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। झाओ क्यूयी बहुत परेशान थी। वह उदास लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे झाओ निंग एर के साथ मिलकर सारा सामान उठाना था। अरे अरे, तुम लोग नाटक करना बंद करो। क्या तुम लोग मुझे नहीं देख सकते? हान सेन उन दोनों के सामने खड़ा था और हैरानी से उन दोनों से बात कर रहा था। झाओ निंग र और झाओ क्यूयी हान सेन को देख नहीं पा रहे थे। वे उसे सुन भी नहीं पा रहे थे। वे उसके अस्तित्व को महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। हान सेन को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने झाओ निंग र को पकड़ने की कोशिश की, जो उस समय उसका सामान उठा रही थी। उसके हाथ उसके शरीर के आर पार चले गए। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि उसका शरीर झाओ निंग र के शरीर से होकर गुजर रहा है। वह एक ऐसे भूत की तरह था जो किसी चीज को छू नहीं सकता था। क्या इसका मतलब, क्या मैं मर गया हूं? हान सेन ने सदमे से अपने हाथों और शरीर को देखा। जहां तक उसे समझ आ रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसके आत्मा अवस्था में होने के अलावा उसकी परिस्थिति में और कुछ खास नहीं था। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह मर चुका है। हान सेन ने अभी अभी जीन्स की कहानी का उल्टा संस्करण इस्तेमाल किया था। वह अपने शरीर से अल्टीमेट एग और मिरर मून को बाहर निकालना चाहता था। ऐसा करके उसने मिरर मून का विस्फोट शुरू कर दिया। इससे मिरर मून में स्पिरिट पावर भर गई। हान सेन का शरीर भर गया। उसे लगा कि वह मरने वाला है। उसका शरीर लगभग ढहने वाला था। सुपर गॉड स्पिरिट मोड इस्तेमाल करने के बाद भी वह उस भयानक स्पिरिट विस्फोट को रोक नहीं पाया। एक बड़े विस्फोट में उसके शरीर के नष्ट हो जाने पर अल्टीमेट एग की शक्ति ने कुछ चमत्कारिक चीजें प्रदर्शित की। पहले तो अल्टीमेट एग हान सेन की शारीरिक शक्ति को उल्टता रहा। अंततः अल्टीमेट एग ने मिरर मून की आत्मिक शक्ति को भी उल्टने के लिए प्रेरित किया। उस क्षण विस्फोटित डरावनी आत्मिक शक्ति एक अन्य विचित्र शक्ति में बदल गई। मिरर मून की शक्ति में एक आत्मा तत्व था जो सब कुछ जला देता था। जब उस शक्ति को उलट दिया जाता था तो एक उल्टी मिरर मून शक्ति उत्पन्न होती थी। वह आत्मा का भोजन बन जाती थी। हान सेन का आत्मिक शरीर, जो टूटने ही वाला था, उसे भरने के लिए एक विस्फोटक आत्मिक शक्ति थी। इसी वजह से उसने अपनी शक्ति वापस पा ली। फिर भी डरावनी आत्मिक शक्तियां उसे बदलती रहीं। मिरर मून में बहुत ज्यादा आत्मिक शक्तियां थीं। एक ही विस्फोट में इतनी सारी शक्तियों की कल्पना करना मुश्किल था। हान सेन आत्मिक शक्ति का सामना नहीं कर सका। इतनी ज्यादा आत्मिक शक्ति होने के बाद उसका शरीर किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वह बदल गया था। क्योंकि आत्मिक शक्ति इतनी तेजी से फटी और पूरी परिवर्तन प्रक्रिया एक सेकंड में हो गई, हान सेन ये पता नहीं लगा सका कि उसके शरीर के अंदर क्या हुआ था। जब ये सब खत्म हो गया तो हान सेन ने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह अभी भी अपनी आत्मिक अवस्था में था। आत्मा शरीर मोड सुपर गॉड स्पिरिट मोड या रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड की तरह नहीं था। उसके शरीर पर सफेद आत्मा का प्रकाश नहीं था। ईश्वरीय आत्मा का कोई प्रकाश ही नहीं था। हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने आत्मा की अवस्था में प्रवेश ही नहीं किया हो। सब कुछ बहुत स्वाभाविक था। शुरुआत में हान सेन को पता ही नहीं चला कि वह आत्मा शरीर की अवस्था में था।
जब झाओ निंग र और झाओ क्यूयी उसे देख नहीं पा रहे थे, तो वे उसकी उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। इससे हान सेन को एहसास हुआ कि कोई समस्या जरूर है। नहीं, मुझे मरना नहीं चाहिए। मैंने मरे हुए लोगों की आत्माएं देखी हैं। उनके पास पारदर्शी आत्मा शरीर होते हैं जिनमें कोई इच्छाशक्ति नहीं होती। वे जीवित प्राणियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी अपनी इच्छाशक्ति नहीं हो सकती। हान सेन ने आकाश की ओर देखा और डर गया। अतीत में उन्होंने केवल जीनो हॉल की प्रकट उपस्थिति की ओर उड़ती आत्माओं को देखने के लिए मिरामून की शक्ति का उपयोग किया था। अब हान सेन ब्रह्मांड की आत्माओं को उड़ते हुए देख सकता था। वह देख सकता था कि तैरते हुए खालीपन में एक जीनो हॉल था जो किसी देव भवन जैसा लग रहा था। हान सेन को अजीब सा लगने लगा। उसे ऐसा दिखने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते थे। एक तो ये कि जब मिरामून फटा था तो उसके अवशेष उसके शरीर में भर गए थे, जिससे उसे मिरामून जैसी शक्तियां मिल गई थीं। दूसरी संभावना ये थी कि वह सचमुच मर चुका था, इसीलिए अब वह सब कुछ देख पा रहा था। हान सेन ने अपनी चीजें छीनने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा जो पहले था। वह किसी चीज को छू नहीं पा रहा था। आत्मिक शरीर मोड में वह जीनो आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने आत्मिक शरीर मोड से बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्या मैं सचमुच मर गया हूं? हान सेन अपने हाथों को देखते ही जड़वत हो गया। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह पहले ही मर चुका है। झाओ निंग र और झाओ क्यूयी ने सारा सामान समेटा और जाने के लिए तैयार हो गए। हान सेन जल्दी से उनके पीछे चल पड़ा। झाओ परिवार की बहनें अभी भी हान सेन को देख या सुन नहीं पा रही थीं, हालांकि हान सेन उन्हें देख और सुन पा रहा था। अगर वे किन साम्राज्य जा रहे हैं तो मैं उनके पीछे जाऊंगा। भले ही वे मुझे न देख पाएं, बाओ एर मुझे देख पाएगी। हान सेन ने खुद को दिलासा दिया। यद्यपि वह जीनो कला का उपयोग करने में असमर्थ था और उसकी आत्मिक देह की शक्ति उसके आसपास की वस्तुओं को परिवर्तित नहीं कर सकती थी, फिर भी आत्मिक देह के रूप में वह काफी तेजी से चलने में सक्षम था। हान सेन को चिंता थी कि वह झाओ निंग र को पकड़ नहीं पाएगा। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी चिंता व्यर्थ थी। एक पल में हान सेन झाओ निंग र के बगल में था। अब वह अपनी सामान्य गति से भी तेज था। कुछ बार ऐसा करने के बाद हान सेन ने देखा कि अगर उसका दिल धड़कता है तो उसका आत्मिक शरीर कहीं भी पहुंच सकता है। मैं समझ गया। हान सेन का दिल धड़क उठा। वह अचानक ज़ेड वॉल सिटी के फैंग परिवार के महल के अंदर प्रकट हो गया। वह गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन की तुलना में वहां पहुंचने में कहीं ज्यादा तेज था। अब ये जगहों तक पहुंचने की असली यात्रा शैली है। हान सेन आश्चर्यचकित था। उसके बाद हान सेन को फिर से बुरा लगने लगा। इतनी तेज चलना बेकार था। वह अभी भी एक आत्मा ही था जो किसी चीज को छू नहीं सकता था। तो क्या हुआ अगर वह दुनिया के लिए अजेय था? फैंग फेई फेई और फैंग यिन यिन बाओ र के साथ थे। उन्होंने बाओ र को हान सेन के लापता होने के बारे में नहीं बताया। उन्हें चिंता थी कि बाओ र परेशान हो जाएगी। बाओ एर को मजे से खाते पीते और अपनी पसंदीदा कॉमेडी देखते देखकर वह बहुत खुश लग रही थी। फैंग फेई फेई ने आह भरी और सोचा, अगर हान सेन को कुछ हो गया तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं बाओ एर को कैसे समझाऊंगी। पापा, बाओ एर अपना कॉमेडी शो देख रही थी कि अचानक उसने अपना नाश्ता फेंक दिया और उछल पड़ी। वह हवा में ऐसे उछली मानो हान सेन वहां मौजूद हो। फैंग फी फी और फैंग येन येन ने कुछ नहीं देखा। बाओ एर बिना किसी सहारे के जमीन पर गिर पड़ी। बाओ एर, क्या तुम ठीक हो? फैंग फी फी बाओ एर को उठाने के लिए दौड़ी। वह चोटिल लग रही थी। मैं ठीक हूँ। बाओ एर का मुंह फैंग फी फी से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें वहीं थीं जहां वह कूदी थी। उसने पूछा, पापा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं? हान सेन बहुत खुश था। हालांकि बाओ एर उसके शरीर को छू नहीं पा रही थी, पर उसे ठीक से देख पा रही थी। कम से कम कोई तो उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था। यह एहसास लॉटरी जीतने से भी बेहतर था। मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा शरीर ऐसा क्यों हो गया है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे छू सके। हान सेन ने बाओ एर को अपनी स्थिति समझाई। ये बहुत अजीब है। तुम ऐसी हालत में क्यों हो? तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं? बाओ एर ने उत्सुकता से अपना छोटा सा हाथ हान सेन के शरीर को पकड़ने के लिए बढ़ाया। जैसा हान सेन ने सोचा था, उसके छोटे छोटे हाथ सीधे उसके आर पार चले गए। बाओ एर, मैं फिर से वही सवाल दोहराने और पूछने पर मजबूर हो रही हूं कि क्या तुम ठीक हो? फैंग फेई फेई ने गहरी चिंता से बाओ एर को देखा।
बाओ एर ऐसी लग रही थी मानो उस पर कोई भूत प्रेत का साया हो और वह किसी आत्मा या भूत से बात कर रही हो। बाओ एर फैंग फेई फेई और फैंग यिन यिन से बात करने के लिए मुड़ी। मैं पिताजी से बात कर रही हूँ। क्या तुम लोग उन्हें देख नहीं रहे हो? बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने बाओ एर को अजीब नजरों से देखा। बाओ एर हान सेन से बात कर रही थी और वो हान सेन को छूने की कोशिश में इधर उधर उछल रही थी। उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं कर रही थी। वो उसे सिर्फ देख पा रही थी, छू नहीं पा रही थी। फैंग फेई और उसकी बहन की नजरों में बाओ एर की हरकतें उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ दे रही थीं। उन्हें लगा कि बाओ एर को हान सेन की इतनी याद आ रही होगी कि उसे उसकी मौजूदगी का भ्रम होने लगा होगा। हान सेन को अब बेहतर महसूस हो रहा था। हालांकि बाओ र उसे छू नहीं सकता था, कम से कम कोई तो था जो जानता था कि वह अभी भी मौजूद है। वह कोई असली भूत नहीं था। बाओ एर, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, हान सेन ने बाओ एर से कहा। अभी तुम फैंग परिवार के महल में ही रहो। वैसे इसी समय झाओ निंग, एर और झाओ क्यू ये यहाँ आएंगे। कृपया उनके द्वारा लाए गए सामान का ध्यान रखना। जहां तक इंच ग्रे तलवार की बात है, उसे तुम्हें नहीं निकालना चाहिए। वह ब्रेक वर्ल्ड जीन है। तुम्हें उसे सुरक्षित और संरक्षित रखना होगा। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बाओ एर ने आंखें झपकाते हुए पूछा। मुझे अपने शरीर को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हान सेन ने जीनो हॉल की ओर देखा। अगर कोई उसकी मदद कर सकता था तो वह जीनो हॉल में गॉड हॉल लीडर या नाइट गॉड नो मून ही हो सकता था। गॉड स्पिरिट्स आत्माएं होती थीं और गॉड हॉल लीडर सभी गॉड स्पिरिट्स का लीडर होता था। जहां तक आत्मिक शरीरों की बात है तो वह उनके बारे में बहुत कुछ जानता होगा। शायद वह हान सेन को समझा सके कि क्या हो रहा है। नाइट गॉड नो मून ने पहले भी एक बार मिरर मून का इस्तेमाल किया था। उसे मिरर मून के बारे में और जानना होगा। इससे हान सेन को अपनी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। हान सेन के शरीर के साथ जो हुआ उसका किसी न किसी रूप में मिरर मून से संबंध जरूर रहा होगा। हान सेन को पता नहीं था कि नाइट गॉड नो मून कहाँ है, इसलिए उसने पहले जीनो हॉल जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ मिल जाएगा और वहां क्या हो रहा है इसके बारे में और जान पाएगा। उसने बाओ एर को फैंग परिवार के महल में ही रहने को कहा। अंतरिक्ष में जीनो हॉल में जाते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जीनो हॉल अंतरिक्ष में था, लेकिन अंतरिक्ष में किसी निश्चित बिंदु पर नहीं। चाहे कोई अंतरिक्ष में कहीं भी या कैसे भी यात्रा करे, वह जीनो हॉल को कभी नहीं छू पाएगा। कुछ पल सोचने के बाद हान सेन पहले ही जीनो हॉल के दरवाजे पर पहुंच चुका था। हान सेन के लिए मायावी जीनो हॉल कोई अजनबी नहीं था। जीनो ब्रह्मांड में उसने वह हॉल कई बार देखा था। अब इस बारे में उनकी राय दूसरी थी। अतीत में हान सेन ने सोचा था कि जेनो हॉल सिर्फ एक हॉल है जो भगवान के मंदिरों के पिरामिड के ऊपर बना है। अब हालात बदल गए थे। मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था और मंदिर के नीचे एक भंवर था जो ब्लैक होल जैसा दिख रहा था। उसका आत्मिक शरीर ब्रह्मांड में उड़ता रहा। वह भंवर में घुस गया और गायब हो गया। पूरा जीनो हॉल एक विशालकाय जानवर जैसा था। वह आत्माओं को ऐसे निगलता रहा मानो वह कोई समुद्र हो। जब वह जीनो हॉल के सामने खड़ा हुआ और देखा कि उसके पैरों के नीचे आत्माएं समुद्री पानी जैसी लग रही थीं, तो उसे लगा जैसे कोई भंवर हो। उस एहसास को बयान नहीं किया जा सकता। हान सेन के मन में एक अजीब सा विचार आया। अभयारण्य के मनुष्य पशु आत्माओं को स्वीकार कर सकते हैं। आत्माओं को स्वीकार करने का यही एक तरीका हो सकता है। किन शियाओ और विश्व राजा ईश्वर का शोध इसी दिशा में गया था। अब मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। क्या इसका मतलब है कि अब मैं एक पशु आत्मा या ईश्वर आत्मा हूं? थोड़ा और सोचने के बाद उसे थोड़ी उलझन हुई। जो आत्माएं जीनो हॉल में प्रवेश करती हैं, वे दो ब्रह्मांडों के बीच कैसे हो सकती हैं? क्या जीनो हॉल वाकई दोनों ब्रह्मांडों के बीच एक मध्य मार्ग है? क्या जीनो हॉल के बारे में कुछ और रहस्य हैं जो मुझे अभी जानने हैं? हान सेन जब ये सब सोच ही रहा था तभी उसे एक कच्चा की आवाज सुनाई दी। जीनो हॉल के दरवाजे खुल गए। चौड़ी होती हुई दरार से एक चमकदार दिव्य प्रकाश रिस रहा था। हान सेन ने इस देव प्रकाश को कई बार देखा था, लेकिन वह हमेशा इतना कमजोर रहा था कि प्रकाश के आर पार नहीं देख पाता था। जैसे ही हान सेन दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, उस पर अब रोशनी का असर नहीं रहा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जिससे वह बाहर आ रही रोशनी में से झांक पा रहा था। उसने देखा कि दरवाजे के पार क्या था। दरवाजा खुला तो आसपास भटकती आत्माएं ऐसी लग रही थीं मानो उन्हें अभी अभी बुलाया गया हो। उनका भ्रम खत्म हो गया।
वे उस भांवर से निकलने की बेतहाशा कोशिश कर रही थीं। वे जीनो हॉल के दरवाजे तक पहुंचने के लिए छटपटा रही थीं। कमजोर आत्माएं भांवर के आकर्षण से बच नहीं पाईं। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वे उसमें समा गईं। शक्तिशाली आत्माएं भांवर के प्रभाव से बच निकलने में सफल रहीं। वे जीनो हॉल के सामने पहुंचने में कामयाब रहीं, दरवाजे तक पहुंचने की चाह में। जब उनकी आत्मिक देह प्रकाश में प्रवेश करती तो ऐसा लगता जैसे बर्फ और कोयले का मिलन हो गया हो। आत्माओं के शरीर वाष्पीकृत हो गए। फिर भी शक्तिशाली आत्माएं अभी भी जीनो हॉल के दरवाजों की ओर बढ़ रही थीं। कोई भी आत्मा अंदर नहीं जा पा रही थी। ईश्वरीय प्रकाश ने उनमें से प्रत्येक को वाष्पीकृत कर दिया। क्षण भर में हजारों आत्माएं वाष्पीकृत हो गईं। उनके प्रकट होने से हान सेन की भौहें तन गईं। जीनो हॉल का काम ब्रह्मांड को संतुलित रखना है। क्या इसका मतलब आत्माओं को पुनर्जन्म देना नहीं है? वे आत्माओं को क्यों मारेंगे? हान सेन को अपनी सोच पर शक होने लगा। तुम आखिरकार आ ही गए। दरवाजों के पार से चमकती हुई दिव्य ज्योति से एक महिला की आवाज उभरी।